हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग है कि झूठी गारंटी देने वालों से रहे सावधान। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहां पर दिया है ये स्टेटमेंट? मध्य प्रदेश के शहडोल में शनिवार को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ के मौके पर यह स्टेटमेंट दिया गया है। अब इस बीमारी के बारे में भी हम जानेंगे, किनको होती है उसके बारे में भी जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला कि जो लोग झूठी गारंटी दे रहे हैं उससे सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर उन्होंने जो अभी बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई विपक्षी पार्टियों की, उसको लेकर उन्होंने कोट किया। उन्होंने बोला कि जो आदिवासी समुदाय है या जनजाति है उसकी अनदेखी किस तरीके से 70 वर्षों तक की जाती रही। उन्हें सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा माना गया। उनके लिए किसी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर रहन सहन का कोई भी स्तर हो, उसमें उनके लिए कुछ भी कार्य नहीं किया गया। जब से 2014 से गवर्नमेंट चेंज हुई है, यानी कि उनकी सरकार आई हुई है, तब से वो इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है और इन सभी जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि जो गारंटी देने की बात कर रहे हैं, झूठी गारंटी देने की बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वर्तमान सरकार ने आयुष्मान भारत नाम से लोगों को 5 लाख के स्वास्थ्य की गारंटी दे रखी है। यानी जो भी गरीब लोग हैं या आम जनता है वो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकती है आयुष्मान कार्ड के तहत। तो जो लोग करते हैं वो हैं हम, ऐसा उन्होंने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब जान लेते हैं इस बीमारी के बारे में। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए देखिए एक पहल भी शुरू की गई है। तो सबसे पहले इस बीमारी के बारे में जान लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो जनजाति वर्ग में होती है। ये बीमारी जो है वो लगभग 17 राज्यों के 278 जिलों में फैली हुई है। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में लगभग 1% लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करने के लिए केंद्रीय बजट में भी प्रावधान किया गया था। इसमें पीड़ितों की पहचान के लिए 7 करोड़ ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और इसमें पॉजिटिव लोगों के अलावा जो वाहक हैं उनके बारे में भी पता चलेगा और ऐसे रक्त विकार के बारे में पता चलेगा जिसकी दवा देने की जिसको ज़रूरत है। इसमें होता क्या है, इसमें जो रक्त कोशिकाएं हैं वो जल्दी टूट जाती हैं, तो इसके लिए एनीमिया तथा अन्य जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें नई नई स्कीम लाई जाएगी स्वास्थ्य के प्रति, ताकि इन लोगों को इस बीमारी से दूर किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि समान नागरिक संहिता पर सतर्क सियासी रुख अपना रही है कांग्रेस। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लगातार 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं और अब ये मुख्य एजेंडा हो गया है वर्तमान केंद्र सरकार का कि वो इसको लागू करे। और ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त में इसे लागू कर दिया जाएगा, 5 अगस्त को। तो यूसीसी क्या होता है इसके बारे में हम पिछले 2-3 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम इस डिस्कशन को स्किप करेंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए इसका एक अर्थ ये है, एक देश एक कानून। यानी सभी के लिए, सभी जाति धर्म विशेष के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वो बच्चा गोद लेना चाहते हो या तलाक देना चाहते हो, संपत्ति में बंटवारा हो या पैतृक संपत्ति में हिस्से की बात हो, सबके लिए एक ही कानून होगा। अब यहाँ पर ये मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया है भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए। अब इसमें कांग्रेस बैकफुट पर है। अब वो इसकी काट निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक किसी तरीके से इसको जो ये स्टेटमेंट दिया गया है यूसीसी को लेकर, उसका कोई तर्क नहीं निकाल पा रही है कांग्रेस। तो हो सके मानसून सत्र में ये बिल आए और उसका विरोध कांग्रेस जरूर करेगी किसी न किसी रूप में। तो उस समय हम इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तीस्ता के तत्काल समर्पण के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। देखिए, गोधरा कांड के बाद गुजरात में 2002 में हुए दंगों से जुड़े मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट के तत्काल आत्मसमर्पण करने के लिए जो आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की विशेष बेंच ने तीस्ता को 1 सप्ताह की अंतरिम राहत देते हुए इस अवधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इससे पूर्व दिन में गुजरात हाई कोर्ट ने सीतलवाड़ की नियमित जो जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ तीस्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नागपुर से बम्बई जा रही थी एक बस जो पहले पोल से टकराई, उसके बाद डिवाइडर से टकराई और इसमें आग लग गई। कुल 33 लोग सवार थे जिसमें 25 लोग जिंदा जल गए हैं। ड्राइवर, कंडक्टर और उनके साथ 5-6 लोग और जो बच पाए हैं वो बचे हैं, बाकी सब जिंदा इसमें जल गए हैं। इसमें अब गलती किसकी है? ड्राइवर बोल रहा है कि इसमें टायर फट गया था, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उसको झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। मृतकों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से हंगामेदार होने का आसार है। हमने डिस्कस भी किया था कि संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो जो पहला बजट सत्र होता है वो फरवरी से लेके मई तक होता है। दूसरा जो सत्र होता है जिसे हम मानसून सत्र बोलते हैं वो जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है और इसमें जनहित मुद्दे उठाए जाते हैं और विधेयक लाए जाते हैं। तीसरा जो सत्र होता है वो होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। इसमें जो मुद्दे छूट जाते हैं या फिर जो नए मुद्दे होते हैं उनको लाया जाता है। और संसद सत्र का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 85 में किया गया है। तो याद रखिएगा 3 सत्र होते हैं जिसमें अब मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। इसमें हंगामेदार रहने का आसार तो इसमें है ही, क्योंकि प्रीडेटर ड्रोन की खरीद, अमेरिका से संबंध, चीन से जो संबंध हैं उनको लेकर और फिर यूसीसी कानून, इन सभी को लेकर खूब हंगामेदार ये जो सत्र है वो रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि एनटीए ने मानी CUET UG में उत्तरों में गड़बड़ी की बात। CUET UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के उत्तरों में गड़बड़ी को आखिरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही कहा है कि यह सिर्फ तकनीकी और टाइपिंग की त्रुटियां हैं, इन्हें ठीक किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने टाइपिंग त्रुटियों का हवाला देते हुए उत्तर कुंजी में गड़बड़ियों को लेकर NTA का बचाव किया है। NTA के अधिकारियों के मुताबिक यह गड़बड़ी कैसे हुई इसका पता लगाया जा रहा है। वैसे भी यह अंतरिम उत्तर कुंजी थी। चुनौती की अवधि खत्म होने के बाद नए सिरे से पूरी उत्तर कुंजी को जांचा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अवैध कॉलोनियों को हथौड़े से बचाने वाले प्रावधान को फिर विस्तार देने की तैयारी। देखिए, दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को कार्रवाई से बचाने के लिए 2007 में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लाया गया था वह अब फिर से विस्तार देने की तैयारी हो रही है। इसमें विस्तार के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली के स्थानीय निकायों से सुझाव मांगा है, जिस पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC से लेकर दिल्ली नगर निगम ने अपनी सहमति दे दी है। एजेंसियों ने एक्ट के विस्तार का समर्थन करते हुए अपने सुझाव केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिए हैं। संभवतः एक बार फिर से 3 वर्ष के लिए इस एक्ट को लागू करने का विचार या विस्तार हो सकता है। रक्षा परियोजनाओं में आड़े आ रहे 214 पेड़ हटाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नई रक्षा परियोजनाओं के निर्माण में बाधक बन रहे पेड़ों को वहां से हटाने और ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दे दी है। इन पेड़ों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। निर्माण एजेंसियों से दिल्ली सरकार को इस परियोजना स्थल को खाली करने के लिए 214 पेड़ों को हटाने और ट्रांसप्लांट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव मिला था। CM अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। मंजूरी के तहत निर्माण एजेंसियों को 214 पेड़ों के बदले 10 गुना ज्यादा यानी 2140 नए पौधे लगाने की शर्त के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधार को अधिकारी रोजाना करेंगे निरीक्षण। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से लेकर दिल्ली नगर निगम ने विशेष इंतजाम किए हैं। RWA को लेकर जागृत करने के साथ ही शौचालयों और जो डालवा घर होते हैं उनकी सफाई को बेहतर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती निगरानी की जाएगी। निगम ने इसके लिए मुख्य स्तर
के समूह क और समूह ख के अधिकारियों के साथ ही जोनल स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों की शौचालय की साफ सफाई की निगरानी के लिए ड्यूटी लगा दी है। निगम के अधिकारी दफ्तर आने से पहले ऐसे स्थानों का निरीक्षण करेंगे जहां पर गंदगी की शिकायत रहती है। साथ ही जिस वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है उसके शौचालय भी साफ रहें और पानी व बिजली की सुविधा वहां हो, इसकी भी निगरानी उन्हें करनी होगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि रोचक ढंग से विद्यार्थी सीखेंगे विज्ञान की अवधारणाएं व गणितीय सूत्र। देखिए, हम सभी ने बचपन में पढ़ा है कि पृथ्वी का आकार क्या है, दिन और रात कैसे होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग क्यों होते हैं, गुरुत्वाकर्षण कैसे कार्य करता है, ध्वनि निर्वात में संचालन क्यों नहीं कर सकती है, बवंडर कैसे आता है, पवन चक्की से बिजली कैसे बनती है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये सभी सवाल जो अक्सर विद्यार्थियों के मन में आते हैं और हमने पढ़े भी हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को रोचक तरीके से समझाने के लिए दिल्ली के 150 सरकारी स्कूलों में मिनी साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके जरिए शिक्षक विद्यार्थियों को विज्ञान की अवधारणाएं और गणित के सूत्र आसानी से समझाएंगे। शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों में विज्ञान और गणित को लेकर रुचि में लगातार गिरावट हो रही है और बच्चों की इन विषयों में रुचि खत्म हो रही है। इसका असर उनके परिणाम पर भी देखा जा सकता है। ऐसे में एक स्वयंसेवी संस्था को 150 सरकारी स्कूलों में मिनी साइंस लैब स्थापित करने की मंजूरी दी गई है ताकि बच्चों को इन विषयों के प्रति रुचि बढ़े। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि प्रत्येक किसान को हर वर्ष 50,000 रुपए से अधिक मिल रहे हैं मोदी। अब ये 50,000 रुपए कैसे मिल रहे हैं? पहला तो जो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है 6,000 रुपए प्रति वर्ष, वो हो गया। उसके बाद 242 रुपए प्रति 45 किलो की यूरिया की जो बोरी होती है वो 242 रुपए में सब्सिडी के साथ दी जा रही है। इसी तरीके की जो कृषि में और सब्सिडियां दी जा रही हैं उससे प्रत्येक किसान सालाना 50,000 से 53,000 रुपए बचा रहा है। तो इसी को यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोट किया है और ये बोला है उन्होंने 17वां सहकारी महासम्मेलन में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों के हित की गारंटी दी है। 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हर वर्ष खेती और किसानी पर खर्च किए जा रहे हैं, यानी प्रत्येक किसान को किसी न किसी रूप में 50,000 रुपए से अधिक का लाभ मिल रहा है। यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को प्रगति मैदान में 17वें राष्ट्रीय सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिनों में इस आयोजन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि सितंबर से एक ही कानून से चलेंगे देश के 85% पैक्स। केंद्र सरकार ने सहकारिता आंदोलन को संबल देने के लिए पैक्स कानून में समानता लाने की पहल की है। केंद्र के नए बायलॉज को अभी तक 26 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वीकृति दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के 85% पैक्स सितंबर के बाद एक कानून से चलेंगे। अभी देश में 85,000 पैक्स हैं। 3 वर्षों में हर पंचायत में पैक्स होगा, संख्या 3 लाख हो जाएगी। उन्हें बहुआयामी बनाया जा रहा है। इसके विस्तार सरल हो जाएगा। मोदी सरकार से समृद्धि के मंत्र से सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों का जीवन ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है, रक्षा सचिव ने म्यांमार के सामने सुरक्षा हित से जुड़े मुद्दे उठाए। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 30 जून से 1 जुलाई तक म्यांमार की आधिकारिक यात्रा की है। इस दौरान सीमा पर अवैध गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और भारत की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। यह यात्रा रक्षा सचिव के लिए म्यांमार के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ भारत के सुरक्षा हितों से संबंधित मामलों को उठाने का अवसर थी। दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की कि उनके संबंधित क्षेत्रों को दूसरे के लिए किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, भारत व फ्रांस की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में किया सैन्य अभ्यास। देखिए, भारत और फ्रांस की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में शुक्रवार को सैन्य अभ्यास किया। इसमें भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा, जबकि फ्रांस का सैन्य जहाज एफएस सुरकॉफ ने भाग लिया। आईएनएस राणा जहां निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, वही आईएनएस सुमेधा स्वदेश निर्मित अपतटीय
गश्ती जहाज है। फ्रांसीसी नौसेना के लॉ फेयर श्रेणी के युद्धपोत सुरकाफ ने विशाखापट्टनम का दौरा किया और भारतीय नौसेना के जहाजों के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इसमें सामरिक युद्धाभ्यास, लड़ाकू विमानों के खिलाफ हवाई रक्षा और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन आदि शामिल थे। नौसेना दोनों प्रीडेटर ड्रोन की लीज बढ़ाने पर विचार कर रही है। भारतीय नौसेना 2020 से उपयोग हो रहे दोनों प्रीडेटर ड्रोन की लीज बढ़ाने को लेकर विचार कर रही है। ड्रोन ने निगरानी के लिए देश के साथ ही चीन की सीमा पर अब तक कुल 12,000 घंटों की उड़ान पूरी की है। तो ये जो रक्षा यानी सैन्य अभ्यास हुआ है वो हुआ है फ्रांस के साथ। तो हम फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप और इसमें यह है फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। यूरोपीय संघ का सदस्य है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूरो यहाँ की करेंसी है और फ्रांस में अभी दंगे भी चल रहे हैं, वो हम इंटरनेशनल पेज पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है पश्चिम एशिया में मजबूत हो रही भारत की स्थिति। वैश्विक मामलों का विश्लेषण करने वाली अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका है फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने बताया है कि पश्चिम एशिया में भारत की मजबूत होती स्थिति का उल्लेख किया गया है। पत्रिका ने अपने लेख में भारत की बदलती स्थिति को क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में हुए दिलचस्प भू राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक बताया है। लेख में इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ भारत के गहराते संबंधों को रेखांकित किया गया है। साथ ही कहा गया है कि भारत का उभार बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और नई बहुध्रुवीय दुनिया का लाभ उठाने की इन देशों की इच्छा और काफ़ी हद तक उनकी उत्सुकता को भी दर्शाता है। लेखक स्टीवन ए कुक का कहना है कि अब इस क्षेत्र में अमेरिकी निर्विवाद रूप से प्रभुत्व जमाने की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मनोज कटियार बने पश्चिमी कमान के जेओसी इन चीफ। अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने शनिवार को सेना के पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाल लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने वीर स्मृति पर बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल कटियार को जून 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। कटियार राजपूत रेजिमेंट के कर्नल रहे हैं। 37 वर्षों के कार्यकाल में लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ 15 और 16 कोर में और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 3, 14 और 33 कोर में सेवाएं दी हैं। बंगाल में अब उत्कृष्ट विद्यार्थियों से कुलपति चुनेंगे राज्यपाल। देखिए, जो अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर ममता बनर्जी सरकार के साथ टकराव के बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक और घोषणा करके सबको चौंका दिया है। उत्तर बंगाल के दौरे में कलिपोंग कॉलेज के विद्यार्थियों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि अब उत्कृष्ट विद्यार्थियों से कुलपति का चयन किया जाएगा। अब ऐसा होगा तो यह देश में अभूतपूर्व होगा। राज्यपाल ने कहा कि अब बंगाल को एक उत्कृष्ट विद्यार्थी कुलपति मिलेगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा। भारत में ऐसा पहली बार होगा। इस पर शिक्षा मंत्री वात्स वसु ने कहा कि यूजीसी ने कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए मापदंड निर्दिष्ट किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति कुलपति बनेगा उसके पास प्रोफेसर पद पर कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं बंगाल भाजपा के प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा है कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जी हजूरी करने वालों को जिस तरह से कुलपति के पद पर नियुक्त किया जा रहा है उसे देखते हुए यह कदम अच्छा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि जून में 1.61 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। देखिए, इस साल जून में जीएसटी संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपए का रहा है, जो पिछले वर्ष के समान माह के मुकाबले 12% ज़्यादा है। पिछले 16 महीनों में जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो रहा है। जुलाई 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से संग्रह चौथी बार 1.6 लाख करोड़ के पार गया है। जीएसटी संग्रह में लगातार बढ़ोतरी की पुष्टि पिछले 3 वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों से भी हो रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में पहली तिमाही में जीएसटी का औसतन मासिक संग्रह 1.10 लाख करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1.51 लाख करोड़ हो गया है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीएसटी का औसत मासिक संग्रह 1.69 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया था। जीएसटी के बारे में जान लीजिए। जीएसटी 4 तरह की होती है। पहला होता है
CGST जिसमें केंद्र के हिस्से का GST टैक्स होता है। दूसरा होता है SGST जिसमें खरीदार राज्य के हिस्से का टैक्स होता है। तीसरा होता है UGST यानी कि यूनियन टेरिटरी GST, खरीदार केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा। और IGST यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है, इंटीग्रेटेड GST, और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश का दूसरा बड़ा बैंक बना HDFC बैंक। देखिए HDFC और HDFC बैंक का विलय प्रभावी हो गया 1 जुलाई से, और ये अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। आवासीय ऋण देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी HDFC लिमिटेड का 44 वर्ष बाद शनिवार को HDFC बैंक में विलय हो गया। इसके साथ HDFC का अस्तित्व समाप्त हो गया। विलय के बाद 41 लाख करोड़ रुपए के कुल कारोबार के साथ HDFC देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। इस वर्ष 31 मार्च को 70.30 लाख करोड़ के कारोबार के साथ SBI देश का सबसे बड़ा बैंक था। इस विलय को भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सौदा माना जा रहा है। विलय के बाद HDFC बैंक की नेटवर्थ 4.14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। इस विलय से HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा मूल्यवान बैंक बन गया है। इससे पहले JP मॉर्गन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प का स्थान था। विलय के बाद HDFC बैंक का संयुक्त बाजार पूंजीकरण 14.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें कुछ मुख्य बातें दी गई हैं, वो भी देख लेते हैं कि 4 अप्रैल 2022 को HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में विलय करने की घोषणा की गई थी। HDFC लिमिटेड में 4000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो अब HDFC बैंक से जुड़ जाएंगे। इस विलय के बाद HDFC बैंक की 100% हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास चली जाएगी। HDFC बैंक में HDFC की 41% हिस्सेदारी होगी। HDFC लिमिटेड के शेयरधारकों को 25 शेयरों के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। HDFC लिमिटेड के शेयर 13 जुलाई को बाजारों से डीलिस्ट हो जाएंगे। HDFC लिमिटेड के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि NCD 12 जुलाई और कमर्शियल पेपर 7 जुलाई को HDFC बैंक के पक्ष में हस्तांतरित हो जाएंगे। मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष में दोनों कंपनियों का संयुक्त लाभ 60,000 करोड़ रुपए का था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो होगी इंटरनेशनल पेज से। हिंसा से धधक रहा फ्रांस, राष्ट्रपति मैक्रोन ने जर्मनी का दौरा रद्द किया है। अब देखिए, फ्रांस में सरकार के सुरक्षा इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और 5वें दिन भी दंगा बेकाबू रहा। मंगलवार को नाइजीरियाई मूल के 17 वर्षीय लड़के की पुलिस फायरिंग में मारे जाने के बाद भड़की हिंसा से अभी तक करीब 3000 कार वाहन तोड़े जा चुके हैं, 2500 से ज़्यादा दुकानें जलाई जा चुकी हैं या फिर लूटी जा चुकी हैं, और सैकड़ों पुलिस थाने सरकारी भवनों पर हमला कर रहे हैं। राजधानी पेरिस सहित देश के सभी प्रमुख शहर हिंसा की आग में जल रहे हैं। इस हिंसा में 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी घायल हो चुके हैं। फ्रांस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्थिक संकट बढ़ने पर पाकिस्तान ने सार्वजनिक संपत्तियों की शुरू की बिक्री। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए पाकिस्तान की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए इस्लामाबाद की ओर से सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की ओर से कराची पोर्ट के पूर्वी हिस्से के 6 से लेकर 9 तक के हिस्से को UAE की कंपनी को $22 करोड़ में लीज पर दिया गया है। इसके माध्यम से 2 फायदे होंगे। एक तो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा मिल जाएगी, साथ ही पोर्ट के विकास और रखरखाव में खर्च होने वाली राशि की बचत होगी। वहीं पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि वह इस्लामाबाद में नए हवाई अड्डे के पहले चरण को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को लीज पर देगा। उसे कराची और लाहौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को लीज में देने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे जो कारण है वो पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस की ओर से बकाये का भुगतान ना कर पाना है। चलिए, तो ये आज का यानी 2 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।